बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, कल हमने ये कंस्ट्रक्टर्स बनाना सीखे थे और हमने ये कहा था कि जो कंस्ट्रक्टर है वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, रिटर्न टाइप इसकी नहीं होती। ये कल चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी कहा कि जैसे ये देखें यहाँ पर इस क्लास का नाम क्या है, सुफ़ा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम भी सुफ़ा होगा। और कंस्ट्रक्टर ये देखें हमारे पास एक से ज़्यादा भी हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। फिर फंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं। क्लास एक और कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा हो तो वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग उसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जिस तरह से आपने C++ में यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़े होंगे, फंक्शंस को C++ लैंग्वेज में या C लैंग्वेज में फंक्शंस को बनाने के, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, फिर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर देखें मेथड हमने क्या किया था, मेथड को डिफाइन किया था, इसकी बॉडी लिखी थी, और कंस्ट्रक्टर को हमने डिफाइन किया था, बॉडी लिखी थी इसकी, और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इसको कॉल कर लिया था। हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने एक और कंस्ट्रक्टर लिखा, अब इसके नाम से जाहिर है कि ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है, ठीक है। तो क्लास के नाम वाला मेथड, उसे हम मेथड नहीं कहेंगे, फंक्शन नहीं कहेंगे, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, वो कंस्ट्रक्टर होगा। अब मैं यहाँ पे एक पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहा हूँ, इंट a, ठीक है। और इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूं। इसकी बॉडी कोई नहीं, आप देख सकते हैं बॉडी, इसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया, इसकी बॉडी कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लास का स्कोप जो है, ये क्लास का स्कोप क्या होता है, किसी भी क्लास का, फॉर लूप का, इफ कंडीशन का, ये जो ओपनिंग करली ब्रेस और क्लोजिंग करली ब्रेस है, ये क्लोजिंग करली ब्रेस के ख़त्म होते ही किसी भी क्लास का, किसी भी फंक्शन का, किसी मेथड का, किसी फॉर लूप का, इफ कंडीशन का स्कोप ख़त्म हो जाता है। तो ये क्लास के स्कोप के बाहर मैं कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं, ठीक है, सुफा। और इसके दरमियान में मैं क्या लिखूंगा, इसके दरमियान में मैं ये करता हूं कि चूंकि मैं इस कंस्ट्रक्टर में सिर्फ एक पैरामीटर ले रहा हूं, इंट a, तो मैं क्या करता हूं, v1 में a असाइन कर देता हूं, ठीक है, और v2 में भी a असाइन कर देता हूं। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये स्टेटमेंट, ये इसे कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें होगा क्या कि पहले a की वैल्यू v1 को असाइन होगी, फिर आप a समझ लें या v1 समझ लें, फिर a की वैल्यू v2 को असाइन हो जाएगी, मल्टीपल असाइनमेंट, ठीक है जी। अब मैंने v1 को और v2 को सेम वैल्यू असाइन की, जो यहां पर मैं इसको कंस्ट्रक्टर कॉल करते वक्त पास करूंगा। तो मैं यहां पे एक और, जी बेटा पूछें। इसमें v1 और v2 है, ये जो सिर्फ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जी जी, इसकी जगह कुछ भी हम लिख सकते हैं बेटा। जब मैं इसकी जगह पे कुछ भी लिखना चाहूंगा, फिर यहाँ पर जो सुफा क्लास के जो मेंबर्स हैं ना, इनका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा ना। मैं तो इन्हीं वेरिएबल्स को यूज कर रहा हूँ, ये वाले। इन मेंबर्स को स्टार्टिंग क्लास में लेना है, हाँ हाँ, नंबर आगे जाने हैं, बेशक a1 a2 लिख लें। देखिए मेरी बात सुने, जो कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर का मतलब ही क्या है, कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं क्लास के डाटा मेंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, उसको वैल्यूज असाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर है, ये मैंने क्लास की बॉडी में, क्लास के प्रेमिसेस में, उसके अहाते में मैंने ये कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया, लेकिन इसकी बॉडी में क्लास के बाहर लिख रहा हूं। ये देखें क्लास के बाहर है इसकी बॉडी कंस्ट्रक्टर की, और इसका नाम हमें ये बता रहा है कि ये है भी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसकी बॉडी में मैंने v1 और v2 को a असाइन कर दिया।
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर देखें कि मेन मेथड में सुफा टाइप का एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सुफा, इसको मैं सुफा 28 कह देता हूँ, चूंकि आज 28 है तो आज के तारीख के हिसाब से इसको मैंने नाम दे दिया, और वैल्यू मैंने एक इसमें पास करनी है, कोई भी पास कर दो 29। चूंकि ये करेगा क्या, ये इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना है। अगर एक वैल्यू है तो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू पास वाला ही वही कॉन्सेप्ट है कि हमने वैल्यू पास करनी है। हाँ तो वही प्रीवियस वाला ही, और क्या। अब मैं यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ। जी बेटा पूछें, अगर कोई बात है तो पूछ लें। सर जिस तरह फंक्शन में वैल्यू पास करते थे, एक होता था पास बाय रेफरेंस और पास बाय, बिल्कुल सेम वही। बस के फंक्शन जैसा ही है, मगर इसमें हमने कंस्ट्रक्टर की वो जो वैल्यू है वो हमने बाहर पास करनी है। मुझे बेटा अब याद नहीं कि मैंने कल वाला टेक्स्ट सेव किया करें, लेट मी चेक प्लीज। तो उसमें क्या था कि मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ डिटेल्स हमने लिखी थी। उसमें मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप मेथड। याद है कि नहीं याद? वरना दोबारा हम लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, दोबारा हम इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। नोटपैड, ये देखें, कंस्ट्रक्टर क्या होता है जी, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, अब इसमें डिफरेंसेस भी हैं। इट हैज नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप इसकी कोई नहीं होती। इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। ठीक है जी, तो ये इसके कुछ जो है ना फीचर्स हैं। और बाकी सारा स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जो कह दिया, तो ये फंक्शन है लेकिन उसकी खास टाइप है, रिटर्न टाइप इसकी कोई नहीं होती, इसका नाम क्लास के नाम वाला ही होता है। ठीक है, तो अब ये देखें, मैंने यहाँ पर ये एक कंस्ट्रक्टर, जी बेटा पूछें। और जब हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं तो तब ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है, तब ये खुद ब खुद ऐसे कॉल होता है। यहाँ पर देखें, मैंने एक वैल्यू पास किया ना, एक वैल्यू। अब देखिए मेरे पास 3 कंस्ट्रक्टर हैं। एक कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 वैल्यूज लेगा, एक कंस्ट्रक्टर है जो कि एक वैल्यू लेगा, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर है जो कि कुछ भी नहीं ले रहा। तो डिपेंड ये करेगा, डिपेंड इस चीज पे करेगा कि हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हमने पास की हैं। जितनी वैल्यूज पास करेंगे उतने पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है सर, अगर हम एक की जगह इधर 2 कर दे तो फिर वो 2 वाले को कॉल 2 वाले को कॉल करेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। जी सर, आ गई है, समझ आता हूं। ठीक है, अब देखें, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं इस ऑब्जेक्ट की बेस पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। यूं कह लें कि क्लास मेंबर वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2, और इधर मैं क्या करता हूं, सुफा 28 डॉट v1 सुफा 28 डॉट v2। अब मैंने v1 और v2 दोनों की वैल्यूज प्रिंट करवा ली। तो अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। और इसमें एक और शायद एक इशू आ जाए, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। अच्छा, अब बेटा इसको ना कंस्ट्रक्टर के साथ हमें बताना पड़ेगा ये किस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के स्कोप से बाहर है, मुझे डाउट था इसका। तो सुफा, और उसके बाद हम ये इसका रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें उसने एरर दे दिया, देखें क्या कहता है। अब क्लास से बाहर, क्लास के स्कोप से बाहर जब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसके साथ क्लास का नाम लिखना, चूंकि स्कोप नहीं है। अब देखें, क्लास मेंबर वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2 29 एंड 29। ठीक है, अब ये वो वाला कंस्ट्रक्टर है जो मैंने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया था और क्लास के स्कोप के बाहर डिफाइन किया था। इसमें आपको एक प्लस बता दिया, सिर्फ मुझे ये पहले ही डाउट था कि इसका एरर आना है, तो वो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ये क्लास का नाम है। और जिस तरह से हमने
कंस्ट्रक्टर क्लास के स्कोप के बाहर बनाया, इस तरह से हम मेथड भी क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं और डिफाइन डेफिनेशन उसकी क्लास के बाहर हो सकती है, लेकिन उससे पहले हमें फिर ये क्लास का नाम और रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर अगर मेथड है तो मेथड का नाम, फंक्शन है फंक्शन का नाम, और अगर वो कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो ये देखें कि ये आपका एक कंस्ट्रक्टर है, इसको मैं कह सकता हूँ फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जो क्या है पैरामीटर लेस, इसमें पैरामीटर कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है और ये सेकंड कंस्ट्रक्टर जब बन गया तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गई। सेकंड कंस्ट्रक्टर टेकिंग 2 पैरामीटर्स। ठीक है, और ये अगर 2 कंस्ट्रक्टर बन जाएं तो वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, और इवन मैंने फिर तीसरा कंस्ट्रक्टर भी बना दिया, और तीसरा कंस्ट्रक्टर मैंने थोड़े से मुख्तलिफ मेथड से बनाया। मुख्तलिफ से कैसे कि क्लास के स्कोप के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है और क्लास के स्कोप के बाहर मैंने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो इसके बारे में फिर आपको असाइनमेंट भी मैं दे दूंगा। और कल आपका हल्का फुल्का कुछ समझ लें कोई टॉपिक करके ना, तो ईद के बाद आपका इसका टेस्ट होगा। उम्मीद है कि अब ईद के बाद ही हमारी ये कल की क्लासेस के बाद क्लास होनी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट कंस्ट्रक्टर्स तो वो आप पूछ लें, और अगर नहीं तो फिर आगे चलते हैं, कुछ हम देखते हैं। और बेटा आप आपस में गालिबन बातें कर रहे हैं या किसी का माइक ऑन है, मुझे ना तो आपकी बात की समझ आ रही है। अगर कोई क्वेश्चन है तो खुल के पूछ लें। जी बेटा, राइट नाउ 14 पार्टिसिपेंट्स। नुमान यार तुझे मैंने कल फाइल सेंड नहीं की, मैं तुझे फाइल आज सेंड कर देता हूँ अटेंडेंस वाली। आपको शीट मिल गई है? ओके सर, कोई इशू नहीं। शीट मिल गई है आपको? कल मिल। ठीक है, जी सर, कल मिल गई। मैं ना आपको ये आज की भी इसमें ना स्क्रीनशॉट में लगा के तो आपको सेंड कर देता हूँ। चलिए ठीक है सर। अच्छा बेटा, क्वेश्चन है तो पूछ लें, और मुझे ये बताएं कि समझ आ रही है? जी सर। नुमान, गफूर, हुसनैन, मुश्ताक, मैंने तो ਤੁਹਾਡੇ चेहरे भी भुल गए ने। सर जी सर हम पिक मेरा सेंड कर देते हैं। मेरी ये पिक लगी तो ये ऊपर आपको नजर नहीं आई अभी? आ रही है? हाँ, थोड़ा बहुत पहचाना कि नहीं? नहीं। चलो, आपको मैंने कहा था कि मुझे चंद एक स्टूडेंट्स के अलावा मैंने कहा था कि मुझे ना आप पर्सनल नंबर से टेक्स्ट कर दें। किसी ने नहीं किया, 4-5 ने किया, बस 4-5 ने किया है। सर ये डरते हैं सर जी मैं अभी कर देता हूँ, अपना नाम लिख के मैं अभी आपको टेक्स्ट। आपका तो मेरे ख्याल में चंद एक, हाँ व्हाट्सएप पे मैं अभी कर देता हूँ। तो कल का लेक्चर प्रैक्टिस किया शेख रिजवान? सर शेख साहब नहीं करते। तलाल शहीर के तलाल सहीर, वलीद जमील, तलाल शायद फेरा। सॉरी सर कोई नहीं, तलाल को कह रहा हूँ, वो उसका माइक नहीं ना होगा, बिजी होगा। चलो उसको पूछ लो ना, उसको माइक तो चलाए ना फिर। अब मैं करता हूँ, उसको टेक्स्ट करता हूँ व्हाट्सएप। अच्छा, अब अगर इसकी बेस पे आपको ये कहा जाए, कोई असाइनमेंट दी जाए कि जी ये आप एक क्लास बनाएं, उसके ये डाटा मेंबर्स हों और उसके इतने ऑब्जेक्ट बनाएं, तो बना लेंगे ना? सर उम्मीद तो है, बना लेंगे। बेटा इसकी प्रैक्टिस करें बस। कल ना मैंने आपकी स्क्रीन शेयर करके तो आपकी प्रैक्टिस को चेक करना है। प्रैक्टिस कल तक कर छोड़ें। सर जी हमें बच्चों की स्क्रीन शेयर करेंगे, आप ही कर लिया करें। यार मेरी बात सुन बेटा, मैं तो कर ही रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, मुझे कैसे पता चलेगा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा, मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो हम बनाए हैं वो फाइल आपको यहाँ पे शो करवाएं? मुझे शो करवाएं ताकि मुझे पता चले। सेंड नहीं करनी, सेंड तो आप एक बनाएगा और सेंड कर लेंगे सारे उसको सेम को, तो लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाएं कि सर हमने ये काम किया है।
यानी कि बनाने क्या एक क्लास बनानी है? एक क्लास बना लें कोई सी भी। अब ये देखें, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें हम अपनी क्लास को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। चलें, ये तो अटेंडेंस आ गई ना आपकी। अच्छा, ये क्लास है। अब सर जी इसमें हमने इसमें इसमें और वेरिएबल बना लें आप, किसी भी टाइप का स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लें, स्ट्रिंग एस। ठीक है। अब स्ट्रिंग का आपको पता है स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग जो आपकी अपना करेक्टर्स कम्बिनेशन सीरीज ऑफ ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कम्बिनेशन ऑफ, कैरेक्टर। हाँ, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स होता है ये। ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर फर्ज करें मैं एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर भी ले लेता हूँ, स्ट्रिंग एस, या स्ट्रिंग कुछ भी नाम रख लें, ए रख लें। तो जब मैं ये कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा 3 पैरामीटर्स वाला, तो यहां पर 10, 23 और इधर मुझे तीसरी वैल्यू भी देना पड़ेगी। अब वो कंस्ट्रक्टर टाइप की स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टेकिंग 2 पैरामीटर्स। ठीक है। तो अब यहां पर ये जो मैंने स्ट्रिंग ए वैल्यू रिसीव की, इसको मैं ए को कहां पे सेव कर देता हूं, ए को मैं सेव कर देता हूं एस में। ठीक है। अब ये ए की वैल्यू यानी कि स्ट्रिंग ये एस में चली गई, और यहां पर ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है सुफा पैरम, यहां पर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाता हूं। सबसे पहले मुझे बैकस्लैश एन यूज कर लेना है ताकि नई लाइन पे चला जाए। सुफा पैरम डॉट, इसको मैंने डबल कोट्स के बाहर लिखना है, अदरवाइज तो ये सेम प्रिंट हो जाएगा। टेक्स्ट सुफा पैरम डॉट एस। ठीक है। तो अब ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो हम अपनी क्लास को कुछ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जो हमारे मतलब ये है कि जितने भी डाटा टाइप्स हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं वो हम सारे के सारे यहाँ पर ये देखें, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टेकिंग 2 पैरामीटर्स, और उसके बाद अच्छा यही स्ट्रिंग में यही हमने पास किया था, इनसाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और ये आ गया। मैं दोबारा इसको देख लेता हूँ। मैंने पास क्या किया था, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टेकिंग 2 पैरामीटर्स। ठीक है, यही मैंने पास किया था। और उससे पहले मैंने सुफा 27 प्रिंट करवाया, और वैल्यू 1 क्या दी मैंने, वैल्यू 1 दी 10, फिर वैल्यू 2 दी 23। ठीक है। और 10 और 23 प्रिंट करवाया, और उसके बाद मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करवा ली। तो ये सेम इसका। तो देखिए मैंने अपने जो क्लास है उसमें एक मेंबर का इजाफा किया। ये सुफा 27, 10, 23 प्रिंट हो गया। ये मैंने वैल्यूज पास की थी, और तीसरी जो मैंने वैल्यू पास की थी वो स्ट्रिंग थी एक। वो स्ट्रिंग क्या थी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टेकिंग 2 पैरामीटर्स, रादर इट इज नाउ टेकिंग 3 पैरामीटर्स, इट इज नाउ टेकिंग 3 पैरामीटर। थर्ड क्या है, थर्ड ये स्ट्रिंग। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अब ये जो एक आपका हमने एक तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाया था जो कि एक ले रहा था पैरामीटर। यहाँ पे मैं एक और असाइन कर देता हूँ, स्ट्रिंग जी। तो अब ये 2 पैरामीटर ले रहा है, तो यहाँ पर मुझे दूसरा पैरामीटर यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन में भी बताना है। दूसरा पैरामीटर ऊपर तो डिक्लेरेशन की है ना, अब नीचे दूसरा पैरामीटर स्ट्रिंग जी। ठीक है। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा सिंगल वैल्यू के साथ तो कोई पैरामीटर यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो मुझे सेकंड वैल्यू इसकी देनी है, कौन सी, स्ट्रिंग टाइप की। इट इज थर्ड कंस्ट्रक्टर which is taking 2 पैरामीटर्स। और मैं इसको भी प्रिंट करवा लेता हूं। बेटा फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी सर। जी सर। टाइम भी हमें फॉलो करना है, 10 मिनट नोटिफिकेशन आ
स्ट्रिंग वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यू कर लें सिर्फ, और यहां पे मैंने प्रिंट क्या करवाना है, यहां पे मैंने प्रिंट करवाना है sufa28.s। ठीक है जी, तो ये मैंने प्रिंट करवा लिया। अब इसका इसका इसमें अच्छा वो मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, चलें। नाउ यू कैन सी के ये देखें सर जी आप बनाते हैं एरर कोई नहीं आता, हम बनाए तो इतने एरर ही आ जाते हैं। तो बेटा वो आपने देखना भी तो है ना। अच्छा ये प्रिंट नहीं हुआ अभी, ये प्रिंट नहीं हुआ अभी, क्यों नहीं हुआ ये मैंने देखना है, ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ, इसमें कोई ना कोई इशू आ गया है। अभी इसकी एस की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, क्लास मेंबर वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2 29 तो प्रिंट हो गया, लेकिन स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। इट इज थर्ड constructor which is taking two parameters sufa28.s। और अच्छा यहाँ पर बेटा मैंने असाइनमेंट नहीं की एक्चुअली, ये देखें क्यों प्रिंट नहीं हुआ, चूंकि मैंने असाइनमेंट कोई नहीं की, मैंने z की वैल्यू s में असाइन नहीं की, तो s में क्या करना है, s में z की वैल्यू असाइन करनी थी तब प्रिंट होएगा। मैं कह रहा हूँ प्रिंट नहीं हुआ तो वो मिसिंग होगी, चूंकि हम बाद में उसको इजाफा कर रहे थे, वो जेन में नहीं रहा। ये देखें इट इज थर्ड कंस्ट्रक्टर विच इज टेकिंग टू पैरामीटर्स। जी बेटा अब आपका कोई क्वेश्चन? सर आपने जब एस जी को असाइन किया तो प्रिंट एस को करना है? हाँ जाहिर बात है, नहीं नहीं जी को नहीं, मैंने तो अपनी क्लास के मेंबर को प्रिंट करवाना है ना। जी तो कंस्ट्रक्टर के प्रेमिसेस में था ना, कंस्ट्रक्टर का एक पैरामीटर था, तो वो मैंने आपने एस को एक स्लोप की फॉर्म में रखा हुआ है, क्योंकि आपने पहले एस आर ऊपर डिक्लेयर कराया हुआ है, और आपने उसको सिर्फ नाम दे रहे हैं एक वैल्यू को, और दूसरे को आप सिर्फ एस आर इक्वल टू जो भी आपके पास वैल्यू आपने साइन कराई है उसको एस के इक्वल रख के आप उसका आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है स्ट्रिंग आपके पास एस है, ठीक है जी जी। और आप जो भी आपने सिर्फ उसका नाम रखते हैं और उसको एक्स के साथ डेयर करा देते हैं, आउटपुट उसकी, क्योंकि स्ट्रिंग आपने एस लिया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, इसलिए वो एस की फॉर्म में एस जब तक इज इक्वल टू भी आपने जी लिखी है, ए लिखा है, वी लिखा है, तो इसकी इक्वल नहीं होगी ना, तब तक वो वैल्यू आउटपुट नहीं करेगा। बेटा मैंने एक्चुअली आपका सही से क्वेश्चन समझा नहीं, जरा मेरी बात समझ लें एक दफा। ये देखें ये 3 डाटा मेंबर्स हैं क्लास के, v1 v2 और नहीं सर मैं आपको वो मुझे पता चल गई 3 मेंबर है इसके अंदर, v1 v2 बेटा 1 by 1 प्लीज, 1 by 1 जी बेटा जी जी। मैंने कहा जहां से आप शुरू से बताने लगे थे ना एक दफा मुझे समझ लग गई है। चले मैं शुरू से एक दफा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। ये देखिए बेटा ये क्लास थी, क्लास सुफा, और इस क्लास के अंदर मैंने ये वाले 3 डाटा मेंबर्स बना दिए, ये क्लास के मेंबर्स हैं डाटा मेंबर्स, और ये क्लास का एक फंक्शन है सम। ठीक है, अब मैंने ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। उसके बाद ये दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि 3 पैरामीटर ले रहा है, 3 वैल्यूज ले रहा है, एक वैल्यू इंट टाइप की, दूसरी भी इंट टाइप की, और तीसरी स्ट्रिंग टाइप की। और मैंने पहली इंट वैल्यू v1 को असाइन कर दी, चूंकि v1 इंटीजर टाइप का इंट टाइप का वेरिएबल था। दूसरी इंटीजर वैल्यू मैंने v2 को असाइन कर दी, और स्ट्रिंग वैल्यू थर्ड वन जो स्ट्रिंग वैल्यू थी वो मैंने s स्ट्रिंग टाइप के क्लास मेंबर को, डाटा मेंबर को असाइन कर दी। उसके बाद ये मैंने क्लास के अंदर ही एक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया। इट इज दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड डेक्लेरेशन स्टेटमेंट, डेक्लेरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर मैंने क्लास के बाहर, क्लास के प्रेमिसेस के बाहर, क्लास के स्कोप के बाहर मैंने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें 2 पैरामीटर्स रिसीव करने हैं, 2 वैल्यूज मुझे चाहिए, एक इंटीजर टाइप की, और उस एक इंटीजर को मैं दोनों इंटीजर वैल्यूज ऑफ क्लास मेंबर, वेरिएबल्स ऑफ क्लास, उसको मैं असाइन कर रहा हूं सिंगल इंटीजर वैल्यू।
और जो स्ट्रिंग वैल्यू थी z वो मैं s स्ट्रिंग को असाइन कर रहा हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जी बेटा सर जिस तरह आपने यहाँ पे सिंगल कंस्ट्रक्टर को अंदर डिक्लेयर किया, उसकी बाद में वो इनिशियलाइजेशन अंदर किया, बाकी बाहर उसकी बॉडी में लिखा है, जी तो जी एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर को भी जी हम बेटा डिक्लेयर मैं सिर्फ आपको वे टू वर्क बता रहा हूँ। अच्छा आमतौर पे करते क्या है, आमतौर पे क्लास में जो सिस्टमैटिक, बेटा माइक ऑफ कर लें, सिस्टमैटिक तरीका यही होता है कि क्लास में ना आप सिर्फ डेफिनेशन दें, सॉरी डेक्लेरेशन दें, ताकि क्लास हमारी बहुत फैल ना जाए, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल ना हो जाए। क्लास के अंदर सिर्फ उसके डाटा मेंबर्स आ जाएं, क्लास के अंदर सिर्फ फंक्शंस की डेक्लेरेशन आ जाए, कंस्ट्रक्टर्स की डेक्लेरेशन आ जाए, फंक्शंस की कंस्ट्रक्टर्स की जो डेफिनेशन है, जो उसकी बॉडी है, वो क्लास के बाहर हो। उससे क्या होगा, हमारा कोड अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, रीडेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज तो टाइम नहीं है, फिर आप कल इस तरह करके दिखा दीजिएगा एक छोटा क्यों नहीं, सा प्रोग्राम। कल बेटा आपसे रिव्यू भी लूंगा, आपने क्या प्रैक्टिस की है, और उसके बाद फिर जो आप कहेंगे आपको करके भी दिखा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। हमारा तो, मेरा तो इंशाल्लाह ताला मोटो ही ये है कि जो प्रैक्टिकल वर्क है वो प्रैक्टिस करवानी है, थ्योरी उसमें थोड़ी होगी। तो ये 28 की अटेंडेंस मैंने ले ली है, मतलब स्क्रीनशॉट ले ली है। तो बेटा मेरा पर्पज़ ही ये है कि जो प्रैक्टिकल वर्क है उसमें प्रैक्टिस करवानी है। थ्योरी पढ़ने से, पढ़ाने से प्रैक्टिकल पेपर या प्रैक्टिकल वर्क या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। इवन आपने प्रैक्टिस की होगी तो थ्योरी आप लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ थ्योरी से प्रैक्टिस नहीं आप कर सकते। सर जी अभी तो है प्रोफाइल का, आगे कल आपको हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम दिखाएंगे। चलो कुछ ना कुछ तो करें ना। चलें बेटा ठीक है, फिर अभी 2 मिनट हैं, अभी 3 मिनट अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज ऑफ करें, ब्रेक करें, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। हम इसके अंदर एक से ज्यादा तो क्लासेस जितनी मर्जी बना लें, ये तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ ना, ये तो सिर्फ आपको क्लास में वो जो पैरामीटर्स हम जितने मर्जी असाइन कर दें उनको। जितने मर्जी, वो डिपेंड करता है बेटा आपकी क्लास के डाटा मेंबर्स कितने हैं। सर जी कंस्ट्रक्शन तो एक जना ना कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर भी जितने मर्जी बना लें, डिपेंड करता है। सर जी वो ओवरलोडिंग का एरर नहीं दे देगा बेटा उसमें आपको मैंने बताया ओवरलोडिंग में क्या होता है। देखें ओवरलोडिंग किस तरह से वो आइडेंटिफाई करता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, रूल याद रखें, नंबर ऑफ यस सर, पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर्स should be different. Number of parameters or type of parameter should be different. तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। बात समझ आ गई? यस सर, पैरामीटर्स की तादाद या फिर पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट होनी चाहिए, बस, तो आपकी ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो सर इसे हम उसका क्या नाम है, तो आज बच्चों को ओवरलोडिंग करवाई। क्या चीज है? मैं कह रहा हूँ आज हमने ओवरलोडिंग की है ना। ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर का टॉपिक चल रहा है ना हमारा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझ लें। कंस्ट्रक्टर जी जी सर, ठीक है, असल में कंस्ट्रक्टर का ही टॉपिक है। उसमें एक से ज्यादा भी तो क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं ना? क्यों नहीं, जितनी मर्जी करें, एक से ज्यादा जितनी मर्जी क्लासेस आप बनाएं, कोई इशू नहीं। तो सर हम करता होगा ना हमने करना क्लास ओवरलोडिंग का सर जी इसमें अपनी क्लास ही एक क्लियर कर क्लास दें। मेरा बेटा बारी बारी मैनू भी तो साह होंदे हो, बारी बारी मुझे पता भी तो चले कौन कौन पूछ रहा है जी। बारी पूछ रहा स्नैन और नुमान है जी बेटा, बारी बारी जिनके पास माइक है। ये राना मोइज इतना बोलता होता है क्लास में, अब चुप करके बैठा हुआ है। क्या हुआ सर? मैं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। मैं तो मेरी गल सुनदा पे वो पानी और बोली चलो चलें ठीक है बेटा, टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक योर बेस्ट केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।